हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग लेके आए हैं गैसियस स्टेट का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या किया, बॉयल्स लॉ की बात की, चार्ल्स लॉ की बात की और उसमें क्वेश्चन कराए गए और वो क्वेश्चन भी कराए गए जो नीट के पेपर में आ चुके हैं। आज भी हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे, पूरा आइडियल गैस खत्म करेंगे, ठीक है। और जो नीट में आए हुए क्वेश्चन है वो भी कराएंगे और उसके बाद और भी क्वेश्चन हम लोग कराएंगे, ठीक है। अभी हम लोग नीट में आए हुए क्वेश्चन जो करा रहे हैं सब टॉपिक वाइज करा रहे हैं। जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसमें जो क्वेश्चन आया वो करा रहे हैं। लास्ट में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे जब चैप्टर खत्म हो रहा होगा, ठीक है। तब पूरे क्वेश्चन एक साथ जो बचे हुए होंगे वो लास्ट वाली क्लास में मिसलेनियस के फॉर्म में कराए जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और पूरी जान लगा के पढ़ते रहिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, आइडियल गैस। अब जरा देखो यार, चार्ल्स लॉ की हम लोगों ने बातें कर ली थी, बॉयल्स लॉ की हम लोगों ने बातें कर ली थी। अब जरा आगे की बात करते हैं, प्रेशर लॉ। अब जरा देखो प्रेशर लॉ में क्या है, इस बात को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन खिसक गई है, रुक जाओ। देखो बच्चों, प्रेशर लॉ की बात करते हैं, ठीक है, कि प्रेशर लॉ क्या है, कैसे काम करता है। तो चलिए अब आप इस बात को जरा समझो कि प्रेशर लॉ क्या होता है। मैंने बताया था कि गैस के 4 वेरिएबल हैं हमारे पास। कौन कौन से बेटा 4 वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल है P, एक वेरिएबल है V, एक वेरिएबल है N, एक वेरिएबल है T, है कि नहीं? हम हमेशा 2 वेरिएबल को कांस्टेंट करते हैं और 2 के बीच में रिलेशन लगाते हैं, ठीक। जब बॉयल्स लॉ पढ़ा तो हम लोगों ने किसको कांस्टेंट किया? टेंपरेचर को। जब हम लोगों ने चार्ल्स लॉ पढ़ा तो किसको कांस्टेंट किया? प्रेशर को। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रेशर लॉ पढ़ रहे हैं, तो किसको कांस्टेंट करेंगे, है ना। तो अब बचा क्या है कांस्टेंट होने को, उसको कांस्टेंट कर देंगे। तो आज हम लोग कांस्टेंट करेंगे वॉल्यूम के टर्म को और अमाउंट के टर्म को। तो जब इनको कांस्टेंट किया जाता है तो P प्रोपोर्शनल T आता है एट कांस्टेंट मोल मतलब N एंड V, ठीक है। अब जरा देखो, इसी को आप लैंग्वेज में बोल दो तो क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। क्या लैंग्वेज में बोलोगे? द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। फिक्स अमाउंट का मतलब क्या हुआ? मोल कांस्टेंट। फिक्स अमाउंट का मतलब क्या हो गया? आपने मोल को कांस्टेंट कर दिया है। अमाउंट फिक्स तो मोल फिक्स। द प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वैल्यू is directly proportional to absolute temperature at constant value। पूरे गैसीय स्टेट में या पूरी केमिस्ट्री में टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में लिखा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे ये आ गया एक कांस्टेंट। हमने क्या लिख दिया? P अपॉन T इक्वल टू K। अब आप मेरे को बहुत अच्छे से समझ गए होगे कि सर बार बार एक ही बात को पढ़ा देते हैं। इसमें क्या होगा, आप प्रेशर लॉ का मतलब ये मत समझिए, आप प्रेशर लॉ का मतलब ये समझिए। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रेशर अपॉन टेम्परेचर का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। आप कुछ भी करते रहो, एक जगह पे, एक स्टेट पे, दूसरे स्टेट पे, तीसरे स्टेट पे P अपॉन T का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। P अपॉन T का रेशियो किसके बराबर आ गया? K। इसका मतलब P अपॉन T का रेशियो ऑलवेज क्या है मेरे बेटे? कांस्टेंट है। जब तक क्या चलेगा? जब तक हमारे पास मोल और वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट है तब तक ऐसा ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको थोड़ा सा बात समझ में आए। देखो यार दोस्त, एक कंटेनर है ये। अब इस कंटेनर को जरा आप गौर से देख लीजिए, ठीक, ऐसा है। अब इस कंटेनर में गैस है इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से गैस है। अब इस जगह का प्रेशर क्या है? P1। और इस समय टेम्परेचर क्या है? इस समय टेम्परेचर क्या है? T1, है ना। प्रेशर क्या है? P1 है और टेम्परेचर कितना है दोस्त? T1 है। ये सिचुएशन हमारी है। अब क्या किया, किसी ने इस तरह से कुछ काम किया। किस तरह से काम किया कि जरा देखो, टेम्परेचर को बढ़ाकर T2 कर दिया तो प्रेशर कितना हो जाएगा? P2। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो कोलिजन बढ़ जाएंगी और कोलिजन बढ़ गई तो प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर है क्या?
प्रेशर नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड वॉल पर, यही तो है ना। तो जितनी ज्यादा कोलिजन हो रही होंगी वॉल पे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। और यदि आप टेम्परेचर कंटेनर का बढ़ा दोगे, तो यार दोस्त जब आप इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ा दोगे, पहले ये सिचुएशन थी, ठीक है, आपने क्या किया, अब ये सिचुएशन ले आए। जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, T2 ग्रेटर देन T1 कर रहा हूं, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन बढ़ेंगे, कोलिजन बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अब जरा आप बताओ, पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन के बीच में रिलेशन क्या है? ये स्टेट नंबर 1 है, इस स्टेट में जरा बताना, और ये स्टेट नंबर 2 है। दोनों सिचुएशन में हमारे पास क्या है, गौर से देखिए। यदि मोल और वॉल्यूम कांस्टेंट हैं तो P/T का रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। यदि मोल और वॉल्यूम, मोल पे ज्यादा फोकस रखना, वॉल्यूम विजुअल है, दिखेगा। भाई कंटेनर को हीट कर रहे हो तो कंटेनर का वॉल्यूम थोड़ी बढ़ रहा है, तो वो तो दिख रहा है, तो मोल पर फोकस रखो। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज हो रहा है? नहीं। जिस रूम में बैठे हो उस रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री है, अब उसका बढ़ा के आप कितना कर दो, 50 डिग्री कर दो, तो क्या रूम फैल जाएगा? नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर सेम है, ठीक है। दूसरी बात, मोल ऑफ गैस सेम है। क्यों? क्योंकि क्लोज कंटेनर है, ना तो गैस निकल रही है ना गैस आ रही है, तो मोल भी सेम, वॉल्यूम भी सेम। तो इसका मतलब इस जगह का P/T रेशियो, इस जगह के P/T रेशियो के बराबर होगा। इसी को आप फार्मूला बोलते हो। और हम लोग एक ही फंडे से पढ़ते चले जा रहे हैं सारी बात। आप देख लो, पहली क्लास से हम एक ही चीज कांस्टेंट कर रहे हैं। बॉयल्स लॉ था तो P/V का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ था V/T का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट है। और प्रेशर लॉ है तो P/T का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट है, ठीक है। यदि मोल चेंज नहीं होंगे मेरे बेटे, वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज नहीं हो रहा है, तो P/T का रेशियो भी कभी चेंज नहीं होगा। P चेंज होगा, T चेंज होगा, मगर उनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ये देखो, P चेंज हुआ, T चेंज हुआ, मगर रेशियो बराबर है, कांस्टेंट है, तभी तो हम इनको बराबर लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, प्रेशर लॉ समझ पाए हो कि क्या होता है। प्रेशर लॉ स्टेटमेंट के फॉर्म में ये बोला जाता है। स्टेटमेंट ना ध्यान रख के इस पर फोकस करना, क्योंकि क्वेश्चन में काम आता है, ये काम नहीं आता है। तो इसको बोलना चाहे कोई बच्चा कि स्टेटमेंट क्या है, तो देखो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो द प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। और हमारा ये आंसर आ गया। तो स्टेटमेंट को आप अच्छे से डिफाइन कर पाए ना। P/T का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा यदि मोल कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। सारा सिमिलर पढ़ाऊंगा। सिमिलर पढ़ाने से क्या होता है, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसा चार्ल्स में बोला वैसा ही प्रेशर लॉ में बोल दिया, जैसा बॉयल्स में बोला वैसा ही चार्ल्स में बोल दिया, तो आप सिमिलरिटी पकड़ते चले जाओगे, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं आएगा। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, बातों को और डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने लॉ बताया है, अब इस पे ग्राफ राफ भी तो बताने पड़ेंगे और क्वेश्चन भी बताने पड़ेंगे। तो चलो कुछ ग्राफ की बात कर लेते हैं कि यार इसके ग्राफ कैसे होंगे। अब मेरे बच्चों जरा बात मेरे को एक अच्छे से बताइएगा, क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट पे यदि कोई प्रोसेस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसका मतलब ये ग्राफ कैसे होंगे, ये ग्राफ होंगे आइसोकोरिक ग्राफ। ये जितने भी ग्राफ हम लोग बनाएंगे ये सारे ग्राफ होंगे आइसोकोरिक ग्राफ, ठीक है कि नहीं। आइसोकोरिक ग्राफ होंगे, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम हो रहा है। अब ग्राफ खींच लेते हैं। पहला ग्राफ देखो, ये हमारा P है और ये हमारा T है, T इन केल्विन। दूसरा ग्राफ, ये हमारा P है दोस्तों और ये हमारा T है, मगर ये T सेंटीग्रेड में, कंफ्यूजन ना आने पाए, ध्यान रखिएगा। अब हमको ग्राफ खींचना है, तो चलो ग्राफ खींचते हैं। तो यार यहां पर ग्राफ खींचना है तो इसकी इक्वेशन तो ये है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। y की जगह क्या है, P, T की जगह क्या है दोस्त, x, ठीक है, और m की जगह क्या है, k। तो ये क्या आ गया, y इक्वल टू mx। तो y इक्वल टू mx ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ओरिजिन से पास हो रहा होगा, ये देखो, है कि नहीं। अब इसका स्लोप क्या होगा, तो जरा देखो स्लोप क्या होगा, गौर समझना। स्लोप क्या है, k।
हमारा स्लोप कितना है दोस्त, देख लो आप, तो स्लोप आया, स्लोप की वैल्यू आई कितनी के। अब यहां पे ये देखो स्लोप है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, के आ रही है। अब जरा गौर से समझो, वहां पर भी मैंने बात बताई थी कि स्लोप वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, वैसे ही यहां पर बता रहा हूं कि स्लोप वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। तो जरा देखिए, P अपॉन टी इक्वल टू के होता है बॉयल्स लॉ के हिसाब से, P अपॉन टी इक्वल टू होता है NR अपॉन V आइडियल गैस के हिसाब से। ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए, है कि नहीं। नहीं करोगे तो किसी को बुरा लग जाएगा कि यार मैथ्स वाले सर हम लोगों को दौड़ा लेंगे, कहेंगे ऐसा कैसे। तो जो भी मैथ्स के सर हैं, तो K इक्वल टू क्या आ गया, NR अपॉन V, मतलब स्लोप की वैल्यू ये है मेरे बेटे। ऐसे यदि स्लोप पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बस तुम इससे सॉल्व करोगे। और स्लोप कितना है, के क्या है, थीटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने कहा सर क्या कहना चाह रहे हो, तो ये कहना चाह रहा है, देखो इस क्वेश्चन को, ये हमारा P है और ये हमारा T है। मैंने ये V1 वैल्यूम पे और ये V2 वैल्यूम पे ग्राफ खींच दिया। अब मैं पूछ रहा हूं कि V1 और V2 के बीच में रिलेशन बताओ, तो तुम तुरंत बता दोगे। क्यों? क्योंकि तुम टैलेंटेड हो, तुम्हें पता है स्लोप ये है। अब बताओ स्लोप किसका ज्यादा है, V1 का। तो यदि V1 का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब V1 का K बड़ा है, और K बड़ा होने के लिए क्या होना चाहिए, V छोटा होना चाहिए। इसका मतलब V1 जो है वो छोटा है, स्मॉल है किससे मेरे दोस्त, एक मिनट बच्चों, हाँ V1 क्या है, स्मॉल है किससे, V2 से। V2 ग्रेटर देन V1, देखो रिलेशन आ गया। बात समझ पाए क्या हुआ, गौर से मेरी बातों को समझिए। साफ सी बात आपको बताइए, स्लोप का मतलब है NR अपॉन V। जब भी स्लोप पर क्वेश्चन आएगा तो हमें इससे सॉल्व करना है, और स्लोप पर कैसा क्वेश्चन बनाएगा वो तो वो जानता है, मगर कॉन्सेप्ट बस इतना सा है। अब ये नहीं कि कॉन्सेप्ट के लिए 10 तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ो, यार कॉन्सेप्ट होता ही बहुत छोटा है, ज्यादा थोड़ी होता है। देखो इतनी सी बात है। तो स्लोप की वैल्यू क्या है, NR अपॉन V। अब स्लोप किसका ज्यादा है, V1 का। इसका मतलब K किसका बड़ा है, V1 का। यदि K बड़ा है तो V क्या होगा, स्मॉल होगा। K की लार्जर वैल्यू के लिए V की वैल्यू कैसी होनी चाहिए मेरे दोस्त, स्मॉल होनी चाहिए। तो K हमारा है, लार्ज है, बड़ा है, क्योंकि थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। तो K बड़ा होगा तो V क्या होगा, छोटा होगा। इसीलिए क्या है, V1 कम है और V2 ज्यादा है। बात समझ गए, कर लोगे इस तरह क्वेश्चन। तो जितने स्लोप के क्वेश्चन है वो सब इसी से होंगे। चाहो तो एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूं स्लोप का, डरना नहीं बस। ये देखो एक गैस, एक ये है N1 और ये है N2। अब मैंने कहा जरा बताओ यार N1 N2 में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो बस स्लोप किसका ज्यादा है, N1 का। K किसका बड़ा है, N1 का, और K बड़ा